नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो करनाल की नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली और प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश भर से 40 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर सभी को संबोधित भी किया। करनाल की नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने इस दौरान 40 महिलाओं और 62 प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हर दिन हमारी महिलाओं का है। इस दिवस का नाम महिला दिवस की बजाय महिला सम्मान दिवस होना चाहिए, क्योंकि हर महिला हर दिन सम्मान की हकदार है। अमेरिका में वर्ष 1909 से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिकार के लिए हुई क्रांति के चलते ही वर्ष 1911 में यह दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा 50% महिलाओं के लिए पंचायतों में भागीदारी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे खेल से लेकर विज्ञान या राजनीति हो। हरियाणा की महिलाओं ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। सीएम ने बताया कि पहली महिला उपराज्यपाल चंद्रावती, पहली विधानसभा स्पीकर शन्नो देवी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, मानुषी छिल्लर समेत पहली महिला पायलट भी कविता बेनीवाल हरियाणा से ही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटियों को बचाने का संकल्प लिया। सरकारी अधिकारियों से लेकर एनजीओ और हर वर्ग ने इसमें सहयोग किया। 2015 में जो लिंगानुपात 871 था, लेकिन अब ये 923 हो गया है और भी बढ़ेगा। महिलाओं के रोजगार के लिए ग्राम विकास मंत्रालय ने अभियान छेड़ा है। वर्तमान में करीब 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव हैं। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को अंत्योदय मेला लगाकर परिवारों को मजबूत करने का काम हमने किया है। उन्होंने अपील की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 लाख से कम वार्षिक आय के परिवारों की महिलाओं को जोड़ें। उन्होंने बताया कि 5 लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी है। 33% राशन डिपो महिलाओं को भी मिलेंगे। आइए आपको बताते हैं कि 40 महिलाएं और 62 प्रतिभाशाली बालिकाएं कौन कौन सी हैं जिनको सम्मान दिया गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वास्तव में भाइयों बहनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 तारीख को है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि 8 मार्च को होली का त्योहार था, इसलिए इसको 10 तारीख को मनाने का ये कार्यक्रम बनाया गया। ये महिला दिवस वास्तव में देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी है, 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं, और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। हमको पता होगा अमेरिका जैसे देश में भी, जो अपने आप को लोकतंत्र के पुरोधा मानते हैं, 1909 से पहले वहां महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और ये वो दिन है, न्यूयॉर्क में आवाज उठी
कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की अधिकारिता को लेकर के और जो आंदोलन उस समय शुरू हुआ, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद कई देशों ने मिलकर के 1911 में यूएनओ में इस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। उसके बाद सब अधिकार मिलने लगे और धीरे धीरे हम हरियाणा में तो कितनी ही बातें आगे कर गए हैं। हरियाणा में हमने, जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी, और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी ही आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है, शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है। मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते, अपनी माताओं का, भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं इस मातृ सम्मान दिवस के अवसर पर। हम जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो। किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है, और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई हैं, देश में भी और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई हैं। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी, यानी उस समय पहले कोई और नहीं थी। चंद्रावती यहाँ की पहली गवर्नर बनी। विधानसभा की अध्यक्ष भी बहन शन्नो देवी बनी विधायक बनने के बाद। अध्यक्ष का काम बहुत कठिन होता तो भी वो बनी। और हम जानते हैं जिनके नाम से आज हमने एक पुरस्कार दिया है, इसी करनाल की बेटी, अंतरिक्ष महिला यात्री, पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी दुनिया की, वो बहन कल्पना चावला। उनके नाम से आज जो पुरस्कार दिया गया है, ज्ञान विज्ञान का पुरस्कार, वो भी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री। इसी प्रकार पहली
जो पहलवान है ओलंपिक कांस्य पदक जो लेकर के आई, मुझे अवसर मिला उसको सम्मानित करने का बहादुरगढ़ में, साक्षी मलिक। ये ओलंपिक की पहली कांस्य पदक विजेता रही है। इसी प्रकार पहली जो पहलवान राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जिसने जीता वो गीता फोगाट। पहली महिला पैरा ओलंपिक रजत विजेता थी दीपा मलिक। पहली हमारी महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ये सब हरियाणा का नाम बता रहा हूं। तो हरियाणा में बहुत कीर्तिमान खड़े किए गए हैं। WWE रेसलर, बहुत कठिन काम होता है, कविता दलाल ये बनी है। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, तो ये खिताब इन्होंने जीता। पहली पायलट वो भी हरियाणा से थी, प्रियंका बेनीवाल। पहली बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये असिस्टेंट कमांडेंट बनी बीएसएफ में। तो इस प्रकार से कितने ही नाम ये गिनाए जा सकते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत ही काम ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है। ये इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं। और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों। जींद के दिघाना की मंजू शर्मा को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं करनाल की ऋतु लाठर और यमुनानगर की मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की वंदना सैनी को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं गुरुग्राम की चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जींद की मनीषा कुमारी और कैथल की सुक्षा देवी को एएनएम नर्स महिला एमपीएचडब्ल्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं स्पोर्ट्स महिला अवार्ड के तौर पर सीमा पुनिया जो कि सोनीपत की हैं, शिल्पा रानी जो जींद की हैं, मनप्रीत कौर जो अंबाला सिटी की हैं, शर्मिला जो रेवाड़ी की हैं, संतोष जो भिवानी की हैं, इसके अलावा पूनम जो हिसार की रहने वाली हैं, रोहतक से सूचिका, झज्जर से मीनाक्षी, भिवानी से ऐश्वर्या, पंचकुला से प्रेम सोमरा, कैथल से सविता मलिक, इन सभी को स्पोर्ट्स महिला अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही पंचकुला की एएसआई सुमन देवी, पानीपत की रेणु देवी और झज्जर की शीतल को सरकारी कर्मचारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हिसार के आदमपुर की पूजा अल्याण, नारनौल की निकिता शर्मा, इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही नारनौल की ऋचा गर्ग को महिला उद्यमी पुरस्कार और गुरुग्राम की पूजा शर्मा को स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं दादरी की ज्योत्सना, कैथल की अनिता, करनाल की रजनी,
महेंद्र की रहने वाली संतोष, पलवल की रहने वाली सतीश कुमारी, रेवाड़ी की दुर्गा और पानीपत की सुमन को आंगनवाड़ी वर्कर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रियंका पूनिया, गीता रानी, सीमा देवी, प्रिया सीजा, पूजा कुमारी, निर्मला देवी, बीना कौशिक को प्रशंसा पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके सफल जीवन के लिए कैसे उनकी माता का बड़ा योगदान रहा। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला थाने, दुर्गा शक्ति जैसे कदम उठाए। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को 6 से 10% तक पहुंचाया। इस संख्या को 15% करना उनका लक्ष्य है। प्रदेश का सेल्फ हेल्प ग्रुप का पहला सेंटर घरौंडा में खोला गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा लावारिस नहीं, सबका वारिस भगवान और सहायक सरकार है। हरिहर योजना के तहत बिना सहारे के बच्चे को पढ़ाई से लेकर नौकरी का अवसर देंगे। इस मौके पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद संजय भाटिया, विधायक अरविंद कल्याण, धर्मपाल गोंदर और अन्य माननीय मौजूद रहे। और शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार कितनी गंभीरता के साथ काम कर रही है, इसकी मानगी हाल ही में पेश किए गए बजट में देखने को मिली। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अगर बात की जाए तो बजट को लेकर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इसके बारे में भी बताया। शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार कितनी अग्रसर है, इसकी मानगी तब देखने को मिली जब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बजट को लेकर होने वाले चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। शिक्षा को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कई ऐसी बातें कही जो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को फायदा पहुंचा सकती है। अगर बात करें शिक्षा के बजट की तो 11.6%, साथ ही 1,83,950 करोड़ की योजना और उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता में कई खुलासे किए और इसके बारे में बताया। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2014 में 3.86% भविष्य के लिए बात की जा रही थी, लेकिन अब वो फीसदी बढ़कर आगे हो गई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। में हिस्सेदारी 2014 में जहां हमारी जो पूरे देश की है उसमें हम 3.52 थे। इसमें अब की बार हमारा अनुमान है कि हम 3.86 तक जाएंगे। तो हम धीरे धीरे उसके और बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आमदन की बात है, 2014 में जहां प्रति व्यक्ति जो आमदन थी वो 1,87,382 थी। इस बजट के बाद हमारा अनुमान है कि 2,96,685 प्रति व्यक्ति आमदन में हम पहुंचेंगे। जो राजकोषीय घाटा है जिसके बारे में कई बार बात करते हैं, तो वो जो हमारा है 2022-23 में जो हमारा है वो 3.29 है, जबकि 3.5 तक हो सकता है, यानी कि हम उससे कम है। हम आगे तक भी लोन ले सकते हैं लेकिन हमने उसका लिया नहीं है। और जैसे लोन का जो हमारा बजट है हम उसका 33% तक कर्ज ले सकते हैं, लेकिन हमने 25 पॉइंट कुछ है, 25.1 है, इस प्रकार से हमने कर्ज भी उसमें 25.45 है जो हमने लिया। हमने पूरा कर्ज नहीं लिया जितने की हमारे पास ऑप्शन भी थी। अब इस बात में कई बार हमारे सामने ये रखा जाता है कि हमने कर्ज ले लिया। कई कांग्रेसी आपको कहते हैं कर्ज ले लिया और घी पी लिया, ये इस प्रकार की है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार कांग्रेस की जो सरकार थी, जो उस टाइम कर्ज था, वो कर्ज लगभग 1 लाख करोड़ का था, यानी कि 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज सीधा सरकार का था और 27,000 का जो कर्जा था वो विद्युत निगम का था। लेकिन उन्होंने वो अलग मान रखा था, इसलिए उसको कम दिखा रहे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमें निर्णय लिया कि इसको हम सीधा सरकार के अंडर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज ज्यादा था। तो अगर उसको लगाएं तो 1 लाख करोड़ का था और आज जो हमारे पास कर्ज है वो 2,43 करोड़ है। तो लेकिन हमारा बजट 3 गुना से भी ज्यादा है और कर्ज 3 गुना से कम है। तो ऐसे हमने कर्ज बढ़ाने का काम नहीं किया।
ऐसे हमने सुधार के लिए भी बहुत से काम किए, जैसे अब प्राकृतिक खेती है, क्योंकि ज़मीन जो है वो धीरे धीरे उसकी उत्पादक क्षमता कम होती जा रही है। तो हमने एक टारगेट किया कि 20,000 एकड़ ज़मीन जो है वो अपना प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। धान की बिजाई के लिए भी हमने रखा कि 2 लाख एकड़ में हम सीधी सीधी बिजाई करेंगे, जिससे पानी की बचत होगी। इसी प्रकार हमने सूक्ष्म के लिए सिंचाई योजना में भी 2 लाख एकड़ का टारगेट रखा। पराली जो थी हम जिसपे 1 टन पे हम 1,000 रुपये देते थे, अब की बार उसके लिए हमने 1,500 रुपये प्रति टन देने का हमने निर्णय लिया। और भी इसी प्रकार से जल भराव है, हमारे यहाँ ये समस्या कम है, लेकिन अगर आप रोहतक झज्जर की साइड में जाओगे वहाँ किसान बहुत बुरी तरह उससे आहत है। तो हमने टारगेट रखा कि 50,000 एकड़ जमीन अब की बार हम ठीक करके। ऐसे में अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार लगातार शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हरियाणा बड़े स्तर पर काम किया जाए इस पर भी ध्यान दे रही है। इस बात का जिक्र शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। सीधा जो इंडस्ट्री है उसके साथ संपर्क किया और उससे कहा कि आपको किस तरीके के क्वालिफाइड लोग चाहिए, आपको किस प्रकार की जरूरत है, तो उस पर मैंने दिया और उस हमने शुरुआत भी उसकी कर दी। तो ऐसे ही हमने कॉलेज के जो स्टूडेंट उनकी कोचिंग के लिए भी हमने जिन लोगों की आमदनी 3 लाख से कम है, तो ऐसे 1,000 छात्रों को कोचिंग जो हम है निःशुल्क कोचिंग देंगे, उसमें किसी को कुछ देना। ऐसे ही जो हमने एक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की हमने शुरुआत की है। अगर ऐसा व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, कोई किसी कारण से छोटा बच्चा है उसकी अगर डेथ होती है या वो अपंग हो जाता है, तो ऐसे 6 साल के बच्चे के लिए हम 1 लाख रुपए और 6 से 18 के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 के लिए 3 लाख रहे, 25 से 40 के लिए 5 लाख रुपए और 40 से 60 के लिए 2 लाख रुपए देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। ऐसे ही रोजगार के मामले में लगा लो या नौकरियों के बारे में बार बार बात उठती है, तो सी और डी ग्रुप की हम 65,000 भर्तियों का हमने इसमें प्रावधान रखा कि हम इसमें करेंगे। स्कूलों में भी इसी प्रकार से, जहां हमने पहले भी जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, हमारा टारगेट पिछली बार भी हमने दिया था कि 500 स्कूल हम और करेंगे, तो ऐसी एक योजना और है पीएम श्री योजना। उसमें हर ब्लॉक में 2 स्कूल, यानी कि पूरे प्रदेश में 286 स्कूल खोल रहे। एक जो नई शिक्षा नीति, वैसे नई शिक्षा नीति तो नहीं है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसको कई बार उसका शब्द उपयोग कर लें, तो उसमें 4,000 प्ले स्कूल हमने पहले 4,000 प्ले स्कूल का हमने टारगेट रखा कि अब की बार हम और खोलने का काम करेंगे। ऐसे ही 2023, ये तो मैंने बोल दिया, 2022-23 की हमारी जो जीडीपी है उसकी विकास दर जो है हमने 7.1 का टारगेट रखा। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार शिक्षा हो, किसान हो या फिर कहीं और के क्षेत्र की बात करें, लगातार मनोहर योजनाएं लेकर मनोहर योगदान दे रही है। ऐसे में लगातार हरियाणा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक मनोहर सरकार ऐसे ही काम करते रहेगी, मनोहर चीजें उनके सामने आती रहेंगी। मनोहर सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी चीजें दी गई हैं और इस कड़ी में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार शिक्षा को लेकर काफी सजग नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।